नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम देश प्रदेश और विश्व की तमाम घटनाक्रमों पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले विश्व में सबसे बड़ी जो खबर ये है चल रही है, जो कई दिनों से चल रही है कि चीन और ताइवान के झगड़े में पूरे विश्व को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है। दूसरे तरफ भारत जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के बाद आज़ाद हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75वां साल जो चल रहा है, उसको भारत सरकार बड़े धूमधाम से मना रही है। घर घर आज से हर घर में तिरंगा का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक श्रेय के लिए राजनीतिक दल आपस में खींचत कर रही है। केजरीवाल 14 तारीख की शाम को अभियान कर रहे हैं कि उस दिन करा जाए। ये राष्ट्रीय पर्वों पर इस प्रकार का अभियान चलाना कि मेरा अभियान आप 15 अगस्त को कर सकते हैं, बड़े सही शालीन तरीके से कर सकते हैं, जन सेवा के बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं बिहार की राजनीति में 2022 में कि जो घटनाक्रम इसी सप्ताह हुआ कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अपना को त्याग कर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल वाले गठबंधन से समझौता करके फिर बिहार में 22वें साल बिहार में मुख्यमंत्री बने। सन 2000 से 2022 तक 8वीं बार सत्ता चाहे राष्ट्रीय गठबंधन की रहे, भारतीय जनता पार्टी वाला, या राजद गठबंधन की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। एक भारत में एक अजूबा हुआ है। तो भारत की तमाम राजनीति को, भले ही भारतीय समाज और सरकार आज लोकशाही की अमृत महोत्सव मना रही है, घर घर झंडा लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोलेंगे, देश की एकजुटता और लोकशाही की कस्में खाएंगे, देश की जनता की सेवा की कस्में। हकीकत क्या है? कितने अवसरवादी लोग हैं। 1985 से भारत विधायक बने नीतीश कुमार, जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति में लोहिया जी के आह्वान पे वो और लालू यादव अपने संगी साथियों के साथ छात्र राजनीति में आए। उसके बाद वो बिजली विभाग में भी काम किए। उसके बाद वो 1985 में वो पहली बार विधायक बने। और उसके बाद 1990 में जिस प्रकार से लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पर 4 साल बाद उनको भी महत्वाकांक्षाएं जागी और वो दल में वर्चस्व की राजनीति के कारण उन्होंने लालू से दूरियां बनाई। उसके बाद वाजपेयी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के राजग गठबंधन था, उसमें सम्मिलित हो गए, उसमें मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो निरंतर बिहार की राजनीति में ऐसा एक अजूबा हुआ कि नीतीश कुमार 22 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सरकार में ये वादे किए। उन्होंने एक अच्छा काम किया, बिहार में नशा मुक्त का ऐलान किया। पर गुजरात की तरफ वहाँ भी एक गंभीर समस्या ये दिखाई दे रही है कि नशा सरकारी दुकानों में भले ही शराब नहीं बेचे, परंतु ये चोरी छुपे और ये घरेलू जो शराबें हैं उनका 2 नंबर की शराब कहते हैं, जिसका राजस्व सरकार को नहीं आता है, वो शराब धड़ेले से बिक रही है, भले ही वो है।
तो ये नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल बेनकाब के। किसी राजनीतिक पार्टी में इतना साहस नहीं है कि वो अवसरवादी राजनीति के प्रतीक नीतीश कुमार को ये कह दें, भाई तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, हम देश की जनता, प्रदेश की जनता और इस प्रकार के अवसरवादी लोग अब सत्ता आ जाए किसी भी ढंग से, चाहे राजग गठबंधन हो, चाहे राजग इतना मोदी जी के मुख्यमंत्री रहे उस समय, नीतीश भी रहे वाजपेयी सरकार के सरपरस्त। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट बन रहे थे, उसी समय नीतीश को भी महत्वाकांक्षाएं जागी और उन्होंने भी 2014 में कहा कि नहीं, संप्रदाय से हम दूर ही रहते हैं। वक्त ने इतना बेनकाब किया नीतीश कुमार को भी, फिर उन्हीं मोदी के बलबूते पर वो बिहार में सत्तासीन हुए, उन्हीं के बगलगिरी बने जिनकी तस्वीरें वो अपने साथ नहीं लगाना चाहते। जिस लालू यादव को इतने कोसे से पानी पी पी कर आज उनके सुपुत्र के साथ, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना रहे, तो सरकार बनाना ही मुख्य उद्देश्य, सिद्धांत कुछ नहीं है इसमें। हमें याद आता है शरद यादव का वो कहना, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार, तब उन्होंने ये कहा था कि आपकी धारा का क्या होगा। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि जब धारा रहेगी तभी तो धारा बचेगी। तो आज ये है कि सत्ता में आए तो किस प्रकार के दोहरे चरित्र के नेता हो गए। अब मुख्यमंत्री व विपक्ष को एकजुट करो, तुम्हारी क्या है भाई। आपने जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के लिए कोई इस प्रकार का आपके पास रास्ता नहीं है, केवल सत्ता हथियाना है, तो जनता इतनी मूर्ख भी नहीं रह गई, वो समय नहीं रह गया जो ये जयप्रकाश नारायण का समय रहा या विश्वनाथ प्रताप सिंह का समय रहा, वाजपेयी का समय रहा है, इंदिरा जी का समय रहा। अब समय बाद मोदी और शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का आ गया। लोगों की काफ़ी आंखें खुल गई है कि देश में क्या होना चाहिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक मामलों को, रोजगार के मामलों को, महंगाई पर अंकुश लगाने के मामलों पे काफ़ी असफल साबित रही, परंतु फिर भी उनके सामने देश को एक मजबूती देने में, देश की आम जनता को ये कोरोना महामारी जैसे विभीषिका से बाहर निकालने में और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के बीच भारत की छवि को मजबूत बनाने में और देश की सामरिक स्थिति को मजबूत करने में मोदी सरकार का मजबूत हाथ रहा। इसलिए देश की जनता 2024 के चुनाव में ये साफ नज़र आ रहा है जनता को कि चाहे नीतीश पलटी मारे या उल्टी करे, कांग्रेस का नेतृत्व भी एक प्रकार से दिशाविहीन है। वो इतना दिग्भ्रमित है कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। चुनौतियों का सामना करना के लिए हमेशा पलायनवादी, जिस समय मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही उन्होंने देश में की बागडोर संभालनी चाहिए थी, उस संभालने के लिए वो असफल हुए। अब मोदी जी आगे गुजरात से यहाँ और पूरे तंत्र में उनका है। अब आप भले ही कहे कि आपने ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी कम दुरुपयोग नहीं किया। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें सहमति है। और इस समय कांग्रेस ने भी कम दुरुपयोग नहीं किया, पर कांग्रेस ने जो गलत किया वो काम दूसरा करे, ये उचित नहीं है। लोगों को अच्छाई बेहतर और सरकार देने के लिए करे, रोजगार को दे और महंगाई पे अंकुश लगाए, सुशासन ले, भ्रष्टाचार, ये देश की जनता को कुछ नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत या ये इस प्रकार का अमेरिका को हो सकता है ये, पर भारतीय आम जनता चाहती है सुशासन, भ्रष्टाचार पर नकेल ना आए। भ्रष्टाचार चाहे बीजेपी वाले करे, कांग्रेस वाले करे, तृणमूल वाले करे, चाहे
राजद वाला करे या वामपंथी करे या दामपंथी करे, कामपंथी करे, उन सब पे अंकुश लगाना, व्यवस्था ऐसी हो कि सब पे, ये नहीं कि बीजेपी वाला है इनको माफ़ करो, कांग्रेस वाला है उनको ज़बरदस्ती पकड़ो, ये वाला उचित नहीं है। सुशासन देश में अराजकता के गर्त में नहीं डालना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अभी मोदी जी पे जनता का भरोसा है, और इस प्रकार की जो बाजीगिरी नीतीश कुमार कर रहे हैं, 8 बार एक कीर्तिमान स्थापित किया कि लगातार 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना, ऐसा कीर्तिमान भारत में अन्य नहीं कर। पर उस कीर्तिमान का क्या करें जहाँ रोजगार के लिए जनता योजवान तरह से और महंगाई पे अंकुश न लगे, देश में जो इस प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है उस पर अंकुश न लगे, राष्ट्र विरोधी तत्वों को मजबूती से अंकुश न लगाए, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश न लगाए, जो योजनाएं आप नशा मुक्त का कर रहे हैं उसको कड़ाई से अमल न करें, तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखते हैं कि हमारा ये मानना है कि महाशक्तियाँ जो रूस और अमेरिका है उनको इस प्रकार के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे आम जनता त्रस्त है। आपको लगता है कि अगर जैसे यूक्रेन में हमारा मानना है कि रूस को आम जनता पे कहर ढालने के बजाय जेलेंस्की को आप पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उसको उस पर बमबार्ड करिए। आप यूक्रेन की राजधानी कीव पर करिए, वही चीन का आप पड़ोसियों की ज़मीन भी हड़पेंगे, आप सबको जीना हराम करेंगे और बाद में आप बहुत बड़े पन्ने काम बनेंगे, ये नहीं चलेगा। अमेरिका ये माना है कि वो विश्व में दादागिरी करता है, पर चीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के हिसाब से चीन काफ़ी कमज़ोर है, उतना बलशाली नहीं है जितना अमेरिका है। अमेरिका के साथ संसार का गठजोड़ है, सारे संसार की तथाकथित एजेंसियाँ संस्थान अमेरिका के साथ है, चीन के साथ नहीं है। चीन अकेला है, सोवियत संघ साथ दे रहा है, उत्तर कोरिया साथ दे रहा है, वेनेजुएला साथ देगा, पाकिस्तान साथ दे सकता, पर संसार का आम आवाम तो नहीं है आपके साथ। क्यों नहीं है? आप अच्छी बात है, अभी आप बेनकाब हो के आप ये एक आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका को, हो सकता है अमेरिका का इसमें वो रहा दोहरा मापदंड रहे, पर जो ज़रूरतमंद आतंकी है उनको आतंक करने। अब आप लड़ाई के मैदान में इस प्रकार की चीज़ें अपना गलत लोगों का साथ दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप मजबूती से देश के खिलाफ काम करोगे। जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, उसमें जो लोग पुतिन की गलती मान रहे हैं, पुतिन से लाख गुना गुनाहगार इस युद्ध के लिए जेलेंस्की है, जो अमेरिका के मोह में, नाटो के मोह में पूरा यूक्रेन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो ये ऐसा ही चीन और ताइवान का है। ताइवान भले ही चीन का अंग रहा हो और यूक्रेन चीन ताइवान को कब्जा करना चाहता, तो कब्जा करे, उसमें हमें वो नहीं है। परंतु विश्व में इस प्रकार का अमेरिका का एक वचन है, अमेरिका अपने प्रतिष्ठा को यूं ही नहीं जाने देगा, अपने जत्थेदारी को वो उन्हें रोकेगा। अमेरिका, अब भारत का सवाल है। अब एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय, कल सलमान रश्दी 13 वर्सेज नामक एक उपन्यास उन्होंने लिखा था, एक किताब लिखी थी, उस पर पूरे इस्लामिक जगत में उनके विरोध में फतवे जारी हुए थे। ईरान से लेकर तमाम देशों में शिया सुन्नी से ऊपर उठकर मुस्लिम जगत में उनका बहिष्कार हुआ था। वो बम्बई भारत में जन्मे ब्रिटिश मूल के नागरिक हैं। तो लज्जा जब एक प्रकार का उपन्यास यहाँ बांग्लादेश में एक महिला ने लिखा तो उसके खिलाफ भी इस प्रकार का फतवा हुआ।
तो इसलिए इस प्रकार की ताकतों को अंकुश लगाने का काम विश्व समुदाय को करना चाहिए। इस प्रकार के उपाय करना चाहिए कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाए। पेपर ये देखे कि तर्कसंगत ढंग से किसी चीज़ को समझाया जा सकता है, उसका उत्तर जो है, पर ये वैसीपन का कहीं वो नहीं। तो इस प्रकार जो ये तमाम चीज़ें हो रही है, ये घटनाक्रम है। 15 अगस्त होने वाला है। 15 अगस्त को भारत सरकार स्वतंत्रता की स्वतंत्रता अमृत महोत्सव मना रहा है। वह कौन सा अमृत महोत्सव हमें समझ से बाहर है। भारत और पाकिस्तान 1900 अंग्रेज़ों के जाने के बाद इन दोनों देशों को मिला क्या? बर्बादी के अलावा 20 लाख से ज़्यादा लोग कत्लेआम किया गया ये देश की आज़ादी के नाम पे। और उसके बाद निरंतर कश्मीर से लेकर इस्लाम, कोई कह रहे हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये तमाम जो मानसिकता है कि हमारे अलावा संसार में कोई दूसरा न रहे, ये मानसिकता गलत है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। 1947 के बाद देश के हुक्मरानों को इस प्रकार अंकुश लगाने के लिए मजबूती से काम करना चाहिए। केवल झंडा लहराने से ही देश की रक्षा नहीं होगी। उसके लिए देश के हुक्मरानों को ठोस नीति, नियम, कानून बनाने होंगे कि जिन तत्वों ने भारत के विभाजन के लिए सहायक रहे, वो शक्तियाँ फिर देश में सर न उठा पाए। उस प्रकार की ताकतों को कहीं भी सर उठाने की इजाज़त न हो। न्यायपालिका से लेकर विधायिका और ये अपने तथाकथित जो आज़ादी का, लोकशाही का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उनको ये समझना चाहिए देश पहले। अगर देश सुरक्षित रहेगा तब सारा संसार में हमारे समाज, हमारे तमाम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, विकास कर सकते हैं, अन्य बात है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए इन बातों पे देश में मंडरा रहे गंभीर खतरों को मजबूती से दमन करना होगा, शमन करना होगा, उनके उपाय करने होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज ये आज़ादी के जो अमृतोत्सव मना रहे हैं, उनको हमें एक ही कहना है, देश की रक्षा के लिए उसकी भाषा, संस्कृति और उसकी इतिहास को और का अमृतपान देश के नागरिकों को कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी उन्हीं अंग्रेज़ों की भाषा, उन्हीं अंग्रेज़ों के तंत्र को इस देश में थोपा गया, उसके नाम को थोपा गया, उससे भले ही अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए हों, लेकिन उस अंग्रेज़ी तंत्र से आज भी देश गुलाम है। इसलिए देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है अपने देश का स्वतंत्र कराना, इस तंत्र को स्वतंत्र कराना, इस लोगों की मानसिकता को स्वतंत्र कराना। इसके लिए देश की शिक्षा नीति बहुत मजबूती से भारतीय भाषाओं में भारतीय शिक्षा नीति बननी चाहिए। भारतीय गौरवशाली इतिहास का अमृतपान जब तक बच्चों को नहीं कराएंगे तो ये इस प्रकार से देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारा यही कहना है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, भारत हो लोकशाही और आज़ादी का तारा। जय हिंद, जय भारत।